Today we'll start with work, power and energy. Work, power and energy. अगर मैं किसी को पूछूं वर्क डन क्या होता है, मैं किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज अ वर्क डन, तो वो मुझे डायरेक्टली बोलेगा वो होता है एफ डॉट डी एस। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर कोई भी फोर्स लग रहा है एफ, और इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है और डिस्प्लेस होकर ब्लॉक पहुंच रहा है कहीं पे इधर, और मान लो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ एस डायरेक्शन में, एस हुआ, तो कभी भी मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो यही बोलेगा, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय any distance, let's say s, then the work done, then it is said that the work done is on the object, that is f dot ds. सिंपल, इतना सबको पता है। अब हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वर्क के। पहला प्रॉपर्टी है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पहला प्रॉपर्टी है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा प्रॉपर्टी मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, और सबको पता है डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा, ये होगा वर्क का। समझे बात? तीसरा प्रॉपर्टी, वर्क कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। ये किस केस में होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो बोलेंगे पॉजिटिव है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो तो बोलेंगे नेगेटिव है। और जीरो कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, सिर्फ फोर्स लग रहा हो, फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, देन इट इज सेड दैट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है? अब जो वर्क है, जैसे मैंने बोला डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, मैंने ये बोला। तो अगर मैं डब्ल्यू को निकालूंगा तो W will be integration of dW, that is integration f dot ds. Fine. It means जो work done है, it means जो work done है, the work done is dependent upon frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट होगा जो वर्क डन है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बात। अब कुछ केसेस देखते हैं क्या, जब फोर्स को हम वैरी करके देखेंगे, जब फोर्स कांस्टेंट है, और बाकी दूसरे केसेस देखेंगे। तो इसमें पहला केस हम देखते हैं, अगर जो फोर्स है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा? फोर्स अगर कांस्टेंट है तो मैंने अभी बताया W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। फोर्स कांस्टेंट है मतलब बाहर आ जाएगा, और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एस, तो मतलब ये हो जाएगा। सो मतलब फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, तो अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो मैंने अभी निकाला जो वर्क डन है वो होता है एफ डॉट एस। आई होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन देखते हैं हम तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं एक। अगर मान लो मेरे पास कुछ एक कोऑर्डिनेट है,
ये y और ये x है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट A है 3,3 पे, और जो फोर्स है वो है F0 i कैप। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक पार्टिकल था जो कि ओरिजिन से डिस्प्लेस्ड हुआ है इस पॉइंट पे 3,3 पे, और जो फोर्स अप्लाइड है वो है F0 i कैप। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो F0 का वैल्यू है वो 7 है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। मुझे फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन क्या होगा इस केस में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास जो गिवन है वो उसने कह दिया है कि जो फोर्स है वो तो 7 न्यूटन है, मतलब F0। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0,0 पे था, अब ये गया 3,3 पे। इट मीन्स 3 - 0 इज 3, मतलब अगर मैं फैक्टर लिखूँ डिस्प्लेसमेंट वाला तो ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस 3 - 0 इज 3 j कैप। जो वर्क डन होता है एक कांस्टेंट है 7 न्यूटन, तो वर्क डन इन कांस्टेंट फॉर्म में हो जाएगा F.S। सब कुछ पता है, 7 i कैप है ये, और S का वैल्यू है 3 i कैप प्लस 3 j कैप। 3 i कैप प्लस 3 j कैप, डॉट प्रोडक्ट है, मतलब 7 × 3 21 जूल्स विल बी आवर फाइनल आंसर। j वाले टर्म में तो नहीं होगा, i का i से होता है। सो दिस इज द वर्क डन। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है जूल्स, ऐसा यूनिट होता है जूल्स। आई होप इट्स क्लियर। और हमेशा याद रखना एक पॉइंट, जो वर्क होता है वो जो होता है वो फोर्स होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जहाँ पे भी बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है, फोर्स का डायरेक्शन के अलावा नहीं देखना है, फोर्स का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब जैसे हमें तो पता है अगर फोर्स हो रहा है तो डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क हो रहा है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क। लेकिन क्या फोर्स एक ही टाइप का होता है, नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, लाइक टेंशन फोर्स, various types of forces are present in an object. So in that case we'll study about work done by various forces. So next topic is work done by gravity. Gravity. अब ध्यान से समझना इस बात को। मान लो एक ब्लॉक है M, ठीक है। ये ब्लॉक आया और यहाँ पे ऊपर से फेंका गया और यहाँ पे ज़मीन पे गिर गया, यहाँ पे आ गया, जिसमें इस ब्लॉक ने ट्रैवल किया डिस्टेंस h डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये सरफेस पे आ गया। तो सबसे पहला बात, अगर NLM से देखो तो इस पे नीचे की तरफ लगा होगा एक वेट mg, ऑब्वियस सा बात है। मैंने बोला वर्क डन होता है फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स यहाँ पे ये वाला फोर्स है, गिर रहा है नीचे तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा ना, क्योंकि वर्क तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ये क्या हो जाएगा फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है h, और मैंने बोला था f डस cos थीटा, मतलब cos थीटा क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री। फाइन, डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा -mgh, cos 180 का वैल्यू, क्योंकि फोर्स तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। क्लियर।
एक क्वेश्चन करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी पे। मान लो एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ये ब्लॉक डिस्टेंस ट्रैवल करता है और पहुंचता है यहाँ पे। ये जो इंक्लाइंड है इसका ये थीटा है, ये h है, जो इंक्लाइंड का हाइट है ये h है। अब ध्यान से समझना बात, इस पे जो फोर्स लगेगा सबको पता है, इधर होता है mg cos थीटा, NLM से अभी तक सब कुछ पता होगा सबको। ये होता है mg sin थीटा, ये h है, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये थीटा है, ये क्या होगा sin थीटा से निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा h बाई साइन थीटा, sin थीटा से आएगा ना h बाई साइन थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि मान लो ये साइन थीटा है इज इक्वल टू, मान लो ये डिस्टेंस x था, नहीं पता था मुझे पहले, और ये h है, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होगा h बाई x बाई एक्स मत लिख देना, ये h बाई एक्स होगा क्योंकि हाइट बाई ये वाला पोर्शन। सो अगर मैं बोलूँ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा h बाई साइन थीटा, तो ये वाला वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटी वाला है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mg साइन थीटा, क्योंकि किस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में, ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये हो जाएगा mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है h बाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा हो गया कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी mg h। क्लियर। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी देख चुके हैं हम। अगला जो देखेंगे हम वो देखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होता है तो वर्क डन कैसा होता है। सो नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मान लो एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ ये ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक को फोर्स दिया हुआ है इस डायरेक्शन में F, तो मतलब ब्लॉक मूव करेगा एक टाइम पे, मान लो कि ट्रैवल कर गया और ब्लॉक यहाँ पहुँच गया, कुछ डिस्टेंस x ट्रैवल कर गया। जब मोशन आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और मान लो इसका कोएफिशिएंट है म्यू इंटू एन, और मान लो मास है m, तो n का वैल्यू हो जाएगा mg, तो म्यू mg। अब मैं अगर बोलूँ फ्रिक्शन के लिए फोर्स, तो फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में है, मतलब म्यू mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये जो फोर्स है ये होगा ऑन द ब्लॉक। लेकिन कोई आता है और कोई मुझे कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन द ग्राउंड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वर्क ऑन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड पे यही होगा? सब कुछ सोचो, क्या ग्राउंड पे यही होगा जो मैंने अभी लिखा? ये तो ब्लॉक पे है, क्या ग्राउंड पे यही होगा? ग्राउंड पे यही होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो ब्लॉक का हो रहा है, ग्राउंड तो ग्राउंड कहीं डिस्प्लेस होता है। सो ग्राउंड पे फोर्स क्या होगा फ्रिक्शन की वजह से? 0। क्लियर? इट विल बी 0। आया हुआ समझ में? सो बहुत इजी कंसेप्ट है, वर्क डन फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय
टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। अभी तक ग्रेविटी देख चुके हैं और फ्रिक्शन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय टेंशन। मान लो ये सीलिंग है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ऐसे ये बॉल है। अब एक बात बताओ, बॉल ड्रॉप हुआ होगा तो बॉल यहाँ पे भी गया होगा ऐसे, और एक टाइम पे यहाँ पे भी पहुँचा होगा बॉल, एक टाइम पे यहाँ पे भी बॉल पहुँचा होगा, और एक टाइम पे मैं बोल सकता हूँ बॉल यहाँ पे भी होगा, और मैं बोल सकता हूँ एक टाइम पे बॉल तो यहाँ पे भी होगा। सारा पाथ ट्रैवल करके बॉल गया होगा, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो होता है। आया समझ में? ज़ीरो क्यों? क्योंकि मैंने बोला था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द मोशन। मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है। तो हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्क डन होगा ज़ीरो, वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा एट ऑल इंस्टेंट्स, एट ऑल इंस्टेंट्स। क्लियर? ये तो हमें पता चल गया अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो। मान लो नॉर्मल अगर क्वेश्चन है हमारे पास टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन निकालने का, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो एक पुली है मेरे पास, ये पुली है, ये एक सीलिंग से ऐसा अटैच्ड है। यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, और उसका नेक्स्ट एंड पे थोड़ा सा नीचे एक ब्लॉक है 4 kg का। यहाँ पे ज़मीन है और मैं बोल रहा हूँ ये ब्लॉक एक टाइम पे 3 मीटर कवर करके नीचे आ जा रहा है। ये नीचे आएगा तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये ऊपर जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ ये ऊपर जा रहा है 3। मुझे फाइंड करना है वर्क डन बाय 4 kg ब्लॉक, टेंशन का मुझे फाइंड करना है वर्क डन बाय 4 kg ब्लॉक। तो पहला एनएलएम से जो टेंशन फोर्स होगा वो ऊपर लगेगा और नीचे की तरफ क्या लगेगा? 4g। कितने फोर्स लगे इस ब्लॉक पे? इस ब्लॉक पे एक लगा ग्रेविटी वाला फोर्स और एक फोर्स लगा टेंशन वाला। तो वर्क कौन कौन सा हुआ? वर्क हुआ एक ग्रेविटी वाला और एक वर्क हुआ टेंशन वाला। तो अगर टेंशन वाला वर्क है, उसको मैं क्या लिखूंगा? T। मतलब ये क्या होगा? टेंशन वाला वर्क है, उसको मैं क्या लिखूंगा? जो फोर्स आएगा T इंटू 3, लेकिन माइनस का। क्या मुझे टेंशन पता है? अभी टेंशन तो नहीं पता है। फिलहाल मुझे क्या पता है मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी मुझे पता है वो है 4g इंटू 3। क्या ये नेगेटिव होगा? नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ये हो जाएगा 12g। मुझे फाइंड करना है t। कैसे फाइंड करूँगा t? एक्सेलरेशन के थ्रू। मैंने बोला ये नीचे आ रहा, मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। नॉर्मल एनएलएम लगाते हैं, सबको पता है अभी तक एनएलएम कैसे लगता है। एनएलएम अप्लाई करता हूँ मैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंसिडर करता है। तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और उसके लिए अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा? नीचे यहाँ पे होगा 2g, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में क्या होगा? t। मतलब t माइनस 2g
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करूँगा मैं। सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 4g माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 है, और इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2g प्लस टी इज इक्वल्स टू 2 है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ उस इक्वेशन को, तो मेरे पास आ गया ये 2g इज इक्वल्स टू 6a। दिस कम्स आउट टू बी a इज इक्वल्स टू 2g बाई 6। a का वैल्यू 2g बाई 6 आ गया, मतलब a इज इक्वल्स टू g बाई 3। और मैं इस a को अगर सब्सटीट्यूट करूँ इसमें, तो मेरे पास जो t का वैल्यू आएगा वो होगा 4g माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 a is g बाई 3। So I get over here 4g minus t is equals to 4g by 3. This is 3 यहाँ गया, 12g minus 3t is equals to 4g. This comes out to be 12 minus 4 is 8g 3t. That is t is equals to 8g by 3. तो अगर मैं वर्क डन निकालूँ तो मेरे पास होगा वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स, मेरे पास पता आ गया 8g/3 है, और मैंने बोला था 3 नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट और माइनस में होगा, सो दैट कम्स आउट टू बी -8g। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना था, NLM अप्लाई करना था, उसके बाद सॉल्व करना था। क्लियर है? ओके। एक चीज़, एक नोट लिखना, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया होगा स्लोली पुल्ड बोला गया होगा, कहीं भी क्वेश्चन होगा बोला गया होगा इट इज़ स्लोली पुल्ड। इस केस में इसका मतलब होता है विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब दैट इज इक्विलिब्रियम होता है एट ऑल इंस्टेंस, इक्विलिब्रियम होता है एट ऑल इंस्टेंट। इसका मतलब क्या है? अगर इक्विलिब्रियम है तो मैं बोलूँगा इसका मतलब है कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा एट ऑल इंस्टेंट्स। समझ में आया बात? क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी बोला गया स्लोली पुल, मतलब धीरे धीरे पुल कर रहा है, मतलब कोई एक्सलेट तो हो ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट। स्लोली पुल का तो मतलब ये, मान लो अगर कोई गाड़ी है उसको मैं एक्सलेट नहीं कर रहा हूँ और ऐसे ही नॉर्मल ड्राइव पे छोड़ा हुआ, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और जैसे ही एक्सलेट करूँगा तो मतलब एक फोर्स लगेगा, राइट? तो अगर जब भी स्लोली पुल्ड है मतलब कोई एक्सलेशन नहीं है और इक्विलिब्रियम है हर जगह पे, मतलब स्पीड तो कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। वो गाड़ी वाले एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। सो अभी तक हमने देखा अगर एक फोर्स था तो मैंने बोला एफ डॉट एस कर लो और आंसर निकल जाएगा, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे ग्रेविटी हो, चाहे फ्रिक्शन हो। ये देख चुके हम। मान लो अगर मल्टीपल फोर्सेस है एक ही ऑब्जेक्ट पे, इट मीन्स वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, तो क्या होगा? इस केस में क्या होगा? मान लो एक ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S। एक फोर्स इधर लग रहा है इसी ब्लॉक पे, डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही है। एक फोर्स इधर लग रहा है F2, डिस्प्लेसमेंट सेम है, और एक फोर्स लग रहा है इधर F4 इधर। तो क्या होगा इस केस में? अगर मैं बोलूं तो वर्क डन बाय F1 होगा, नॉर्मली अगर मैं लिखूं तो F1S होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम है। वैसे ही अगर मैं वर्क डन बाय F2 लिखूं तो वो भी सेम होगा, F2S। F3 लिखूं तो वो भी सेम होगा, F3S। और F4 लिखूं तो वो भी सेम होगा, F4S। इट मीन्स अगर मैं ऐड कर दूं इन सब को तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा WF1 प्लस WF2 प्लस WF3
प्लस WF4। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और S तो कॉमन है सब में, डॉट S। इट मीन्स अगर वर्क डन बाई मल्टीपल फोर्सेस है तो मैं लिख सकता हूँ जो टोटल वर्क डन होता है वो होता है फोर्स नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस पे, मल्टीपल फोर्सेस पे। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 5 kg का मेरे पास। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन जो कि 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। और लेकिन इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे दिया हुआ है ऊपर की तरफ, S = 4 मीटर पे। मुझे फाइंड करना है कितना वर्क डन हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, बहुत इजी है। पहले तो इसका मैं सबसे पहला फोर्स लगाऊंगा नीचे 5G, और मान लो G 10 है तो 50। अब इसके वजह से दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा दैट इज 15 cos 30, और एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ जो कि होगा 15 sin 30। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या वर्क होगा? इस डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा, वर्क सारा होगा इस वाले सेगमेंट में। मतलब पहला तो मैं वर्क लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि होगा 50 × 4, लेकिन क्या ये पॉजिटिव होगा? नहीं, ये नेगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, मतलब -200 जूल्स। दूसरा मैं लिखूंगा वर्क डन बाय इस वाले फोर्स के लिए लिखूंगा मैं। तो मान लो उस फोर्स को मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, F दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ये क्या होगा 15 sin 30 × 4। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। सो sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, मतलब 15 × 1/2 × 4। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 30 जूल्स। सो अगर मुझे टोटल वर्क बताना है तो वो हो जाएगा -200 + 30, ये हो जाएगा टोटल वर्क इस ऑब्जेक्ट पे। समझ में आया बात? नेक्स्ट हेडिंग इज, अभी तक हमने पढ़ा मल्टीपल फोर्स। मान लो अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या बोलेंगे? अगर फोर्सेस वेरिएबल है, फॉर वेरिएबल फोर्स, अगला हेडिंग है वेरिएबल फोर्स के लिए। सो मैंने बोला फोर्स जो है वो है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। फाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक? और मुझे पता है वर्क होता है इंटीग्रेशन F.ds, ये होता है। जहाँ पे ds अगर मैं x y z के टर्म्स में लिखूँ तो ये हो जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। तो अगर मैं वर्क लिखूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f का वैल्यू जो है वो होगा fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप, और ds अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आएगा वो फाइनल टर्म में कुछ ऐसा आएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। मतलब अगर मेरे पास अगर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट गिवन है और फोर्स गिवन है एक्स वाई जेड में, तो मैं बोल सकता हूँ मैं अलग अलग इंटीग्रेट करके वर्क निकाल सकता हूँ, मैं वर्क निकाल सकता हूँ। मान लो कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं 1D में। मान लो जो फोर्स गिवन है वो है Fx = 3x² + 1, जिसमें बोला गया एक ब्लॉक है, पहले तो यहाँ पे रखा हुआ है x = 4 पे, और ब्लॉक डिस्प्लेस होके ये ब्लॉक पहुँच रहा है x = 6 पे, ब्लॉक पहुँच रहा है x = 6 पे। मुझे फाइंड करना है, फाइंड वर्क
डन बाय फोर्स F, ये फाइंड करना है। मैंने अभी बताया था वर्क डन अलग अलग होता है, dx अलग, dy अलग, dz अलग। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूरा हो रहा है x में। इट कैन बी सीन द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग इन द x कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं वर्क लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx इस केस में। तो अगर मैं निकालूँ वर्क तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। जो लिमिट होगा वो होगा 4 to 6 का। आई होप इट्स क्लियर, 4 to 6 का लिमिट है। इंटीग्रेशन करता है मैथमेटिकल टूल से, सबको पता है। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाई 3 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x, 1 dx का इंटीग्रेशन x। लिमिट है 4 to 6, 4 to 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 6 माइनस 4 क्यूब प्लस 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया? इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन का। फाइन। अब मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो अब जो फोर्स गिवन है वो है 2x प्लस 3 आई कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वो हो रहा है 0,3 से लेके 5,6 तक। अब कैसे करोगे? 0,3 से लेके 5,6 तक। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो जो फोर्स है वो मुझे गिवन है 2x प्लस 3, कहाँ पे? ध्यान से समझना, आई में। तो मैंने बोला था अभी वर्क डन जो होता है वो इंटीग्रेशन, अगर x में गिवन है तो x में लिखूंगा, तो x में लिमिट कहाँ तक होगा? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक। और फोर्स मुझे पता है 2x प्लस 3, क्योंकि मुझे x में ही कंसिडर करना, y में तो कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि x के लिए फोर्स है। तो ये हो जाएगा w इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx, और लिमिट्स लगा लो 0 to 5। यहाँ से इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। फाइन। थोड़ा सा और क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। मान लो कहीं पे गिवन है फोर्स है मेरे पास, फोर्स जो है वो है 3x प्लस 12 आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 5z क्यूब के कैप, ऐसा फोर्स है कहीं पे। मुझे फाइंड करना है वर्क डन जब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -1,0,2 से लेके 1,0,3 तक है, तो फाइंड करना है। बहुत इजी है। तो मैं पहले लिखूंगा f dx, जहाँ पे लिमिट होगा मेरा -1 से 1। x के लिए लिखूंगा 3x प्लस 12 dx। फिर क्या लिखूंगा मैं? y के लिए लिखूंगा 0 to 0 y स्क्वायर में। फिर मैं लिखूंगा z के लिए क्या लिखूंगा? 2 से 3 5z क्यूब। बहुत सिंपल, यहाँ से हो जाएगा, ये सॉल्व आ जाएगा हमारे पास फोर्स। फाइन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। आज हमने देख लिया फोर्स का कैलकुलेशन, देख लिया बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स, और बहुत सारे फोर्सेस के वेरिएशन में, जैसे ग्रेविटी, टेंशन और फ्रिक्शन में। नेक्स्ट क्लासेस से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है वर्क एनर्जी थ्योरम।